हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा हिंदी का पेपर है और 13 तारीख को कोर्स कोड 105 और उसके परीक्षा को दृष्टिकोण से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है इस वीडियो में, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हमने जो 11 तारीख को पेपर होगा, कोर्स कोड 104 का होगा हिंदी का, वो हमने वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिया है। आप लोग जाकर देख लीजिए। और ये जो है वो 13 तारीख को जो परीक्षा होगा कोर्स कोड 105, ये हमने वीडियो बनाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, पूरा गारंटी के साथ है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आइए दोस्तों, सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है। जो परिपत्र होता है वो निम्न में से आपको बताना है कि क्या नहीं होता है उसमें। तो क्या नहीं होता है दोस्तों? संबोधन। संबोधन जो होता है वह परिपत्र में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो संबोधन होता है वह परिपत्र में नहीं होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न आदेश अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजर में प्रकाशित सूचना है। तो निम्न आदेश अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजर में प्रकाशित सूचना है दोस्तों, तो अधिसूचना। क्या है दोस्तों? अधिसूचना। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है दोस्तों, तो वो क्या है दोस्तों? परिपत्र। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? परिपत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है। आपको बताना है दोस्तों कि जो कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है, तो कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है कार्यालय का नाम, आदेश की संख्या, अधिकार का नाम, संबोधन। तो उसमें जो सबसे ऊपर होता है कार्यालय में, मतलब जो होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? कार्यालय का नाम। अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर पहले क्या क्या लिखते हैं? कार्यालय का नाम, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। आपको बताना है दोस्तों को जो अधिसूचना का प्रकाशन होता है वह कहाँ होता है? तो राजपत्र में होता है दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों? राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन जो होता है वह राजपत्र में होता है, ठीक है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है दोस्तों? राजपत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया कहलाता है। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया जो भेजा गया कहलाता है, क्या कहलाता है? भेजा गया पत्र कहलाता है दोस्तों अनुस्मारक। अनुस्मारक मतलब क्या? स्मारक में होता है यादें दोस्तों, तो वो पुनः आपको याद दिला रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुस्मारक, ठीक है। जैसे पूर्व में प्रेषित पत्र का मतलब पहले से ही जो प्रेषित किया गया रहता है पत्र, और उसका स्मरण दिलाता है यानी कि याद दिलाता है, तो वो भेजा गया पत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो भेजा गया पत्र कहलाता है अनुस्मारक, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्यालय पत्रों की भाषा होती है। आपको बताना है दोस्तों कि जो कार्यालय पत्र की वो पत्रों की जो भाषा होती है वो क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? औपचारिक होती है। औपचारिक भाषा होती है जो कार्यालय पत्रों की भाषा होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी अधिकारी की पत्र लिखना होता है, मतलब किसी अधिकारी को अगर हमको पत्र लिखना होता है दोस्तों तो संबोधन किया जाता है। तो क्या संबोधन किया? मान लीजिए कि कोई अधिकारी को लिखना होता है तो हम लोग क्या संबोधन करते हैं? तो आपको ऑप्शन में देखना है, प्रिय। प्रिय तो हम कहेंगे नहीं, प्रिय उनको कहते हैं जैसे हमारे जो सगे संबंधी, जैसे हम लोग के सिमिलरिटी में होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनको प्रिय लिखा जाता है। प्रिय आत्मन ये भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो अधिकारी होते हैं। पूजनी भी नहीं लिख सकते हैं, पूजनी उनको लिखते हैं जैसे हमारे दादे बाबा, ठीक है, महात्मा वगैरह, इन लोगों को पूजनी लिखा जाता है। प्रिय भी नहीं लिख सकते, प्रिय तो दोस्तों और इनको लिखा जाता है, फ्रेंड वगैरह लोगों को। और ये जो माननीय महोदय है, यही हम लोग पत्र पर लिखते हैं। क्या करते हैं? माननीय महोदय। तो किसी अधिकारी को लिखने के लिए क्या क्या लिखते हैं दोस्तों? तो वो संबोधन करते हैं माननीय महोदय से। किससे संबोधन करते हैं दोस्तों? तो माननीय महोदय से, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पत्र जिसका मतलब पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है, बताना है आपको कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषिती, ठीक है। आप पत्र जिस व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, किसी को आपने पत्र लिखा, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रेषित, प्रेषिती। क्या कहा जाता है? प्रेषिती। तो वही कह रहा है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है, मान लीजिए हम पत्र लिख रहे हैं और जिस व्यक्ति के लिए हम लिख रहे हैं उसे कहा जाता है, यानी जो जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेषित। जिसके पास पत्र जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रेषित। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? जो परिपत्र होता है वह किस श्रेणी में आता है दोस्तों? कार्यालयी पत्र में। किस में आता है दोस्तों? याद रखिएगा, कार्यालयी पत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, औपचारिक पत्र को आपको मतलब इस बीच में भरना है कि वो क्या भराएगा? व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र। तो उसमें जो भराएगा वो क्या भराएगा? कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। तो जो औपचारिक पत्र होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो
कार्यालय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र को कार्यालय पत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है? पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह को किसको कहा जाता है? प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह को संबोधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कौन सा संबोधन का प्रयोग किया जाता है? जैसे एक डॉक्टर है और दूसरे डॉक्टर को औपचारिक पत्र में संबोधन के लिए वह क्या लिखता है? तो क्या लिखता है दोस्तों? महोदय, महोदय या महोदया। ठीक है, याद रखिएगा, महोदय या महोदया, याद रखिएगा दोस्तों। एक डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर को अगर कोई औपचारिक पत्र लिखता है तो वह संबोधित के लिए क्या कौन सा शब्द का प्रयोग करता है? महोदय या महोदया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महोदय या महोदया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपचारिक पत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपचारिक पत्र में से है। तो वह है शिकायत पत्र, दूसरा है शुभकामना पत्र, तीसरा है बधाई पत्र, चौथा है सांत्वना पत्र। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो शिकायत पत्र होता है वह औपचारिक पत्र से संबंधित होता है। किससे होता है दोस्तों? औपचारिक पत्र से संबंधित होता है जो हमारा शिकायती पत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्मदिन की सूचना देने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? अगर किसी को जन्मदिन की सूचना देने के लिए, अगर मान लीजिए जन्मदिन पर किसी को इनवाइट करेंगे, ठीक है, तो उनको सूचना देने के लिए किस प्रकार पत्र लिखा जाता है दोस्तों? तो अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो बर्थडे में अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, अगर उसके लिए अगर हम कोई लेटर वगैरह पत्र लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है दोस्तों? माता पिता को, भाई बहन को, मित्रों को और उपयुक्त सभी। तो सबको ये अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, क्योंकि ये हमारे हमसे मिले जुले होते हैं, तो इन लोगों को क्या लिखा जाता है? अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनौपचारिक पत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प अनौपचारिक पत्र से संबंधित है। तो वो है सांत्वना पत्र। आपको बताना है इसमें से कि अनौपचारिक पत्र कौन है? सांत्वना पत्र। और औपचारिक पत्र जो होता है वो शिकायती पत्र होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो ये शिकायती पत्र है ये औपचारिक पत्र होता है, जो सांत्वना है, सांत्वना, ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, गाँव में बिजली कटौती समस्या के लिए किस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए? तो जो गांव में बिजली कटौती की समस्या के लिए किस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए दोस्तों? तो औपचारिक पत्र लिखना चाहिए। किस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए? औपचारिक पत्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः पत्र दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। याद रखिएगा दोस्तों, जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। अगला क्वेश्चन हमारा है, पत्र भेजने का साधन है, जो पत्र भेजने का साधन क्या क्या है? तो लिफाफा। ठीक है दोस्तों, लिफाफा हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, पोस्ट कार्ड जैसे पोस्ट ऑफिस पे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हो गया अंतर्देशीय और उसके बाद से उपरोक्त सभी। तो हमारा जो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें तीनों माध्यम के सहारे हम अपने पत्र को क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक पुत्र अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो किस संबोधन का प्रयोग करेगा? आपको बता दें कि अगर कोई पुत्र है अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है तो वह किस शब्द का संबोधन करेगा अपने पिताजी को बोलने के लिए? तो प्रिय पिताजी, प्रिय महोदय, प्रिय महाशय या पूज्य पिताजी। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो वह शब्द का प्रयोग करेगा वो क्या होगा? पूज्य पिताजी। क्या होगा दोस्तों? पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी पहले संबोधन में लिखेगा, उसके बाद जो अपनी समस्या होगा और या जो भी कहना होगा बातें, वो सारी बातें उस पत्र में लिख देगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? तो दोस्तों तो संदर्भ का उल्लेख नहीं किया जाता है। बाकी प्रेषक का, अधिकारी का नाम, विषय, पत्र क्रमांक, ये सारे सब मतलब लिखे जाते हैं, संदर्भ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि संदर्भ उसमें लिखा जाता है जो जब हम किसी कविता की व्याख्या करते हैं, चाहे ऐसे कुछ चीज़ को जो होता है उसमें संदर्भ लिखा जाता है, न कि इसमें संदर्भ लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो जो हमारा अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है दोस्तों? तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अब देखिए, जैसे इसमें कह रहा है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया, तो आप ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं कि जो अ बोल रहा है वो नियम, आदेश, अधिकार, इन सब में तो अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है, बट जो कर्तव्य होता है उसमें अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा कि जो कर्तव्य है उसमें अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि जो अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आपका ये जो
चौथा ऑप्शन है यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, ये हमारा अधिसूचना के संबंध में कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि सभी सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे कहते हैं। यदि सभी सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कार्यालयों में कोई सरकारी पत्र भेजा गया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि जो सरकारी में ही सरकार को मतलब जब पत्र भेजती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिपत्र कहते हैं। जो सरकार के द्वारा ही सरकार को ही भेजा जाता है सूचना, मतलब पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है, तो वो है हमारा कार्यालय आदेश। क्या है दोस्तों? कार्यालय आदेश जो है वो नहीं भेजा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? आपको बताना है कि जो कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, तो वो है आडंबर और पूर्ण भाषा शैली, ये नहीं होना चाहिए। बाकी अस्पष्टता हो, संक्षिप्तता हो, सरलता हो। जैसे जो कार्यालय पत्र होते हैं उसमें ऐसा लिखा जाता है दोस्तों कि वो स्पष्ट हो, अर्थात अगर जिसको हम लिख रहे हैं, प्रेषित को लिख रहे हैं, वो प्रेषित अच्छी तरीके से उसे स्पष्ट तरीके से पढ़ पाए। और संक्षिप्तता का मतलब ये होता है कि कम बातों में ही अपने पूरी बात को कह देना, तो वो संक्षिप्तता होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा एकदम ब्रॉड कर दो, अगर कोई बातें हैं तो उसको एकदम घुमा फिरा के बड़ा, तो पत्र ऐसे नहीं लिखा जाता है। संक्षिप्तता होनी चाहिए जो कार्यालय पत्र होती है, और दूसरा स्पष्टता होनी चाहिए, तीसरा है उसमें सरलता होनी चाहिए कि जो उसमें आप शब्द का प्रयोग करें तो वो शब्द ऐसे हों कि जो प्रेषित है उसको समझ में आए। ऐसा ना हो कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लें जो शब्द हम लोग सुने ही ना हो, और वो शब्द अगर प्रेषित पढ़ेगा नहीं तो पत्र वो समझेगा नहीं, तो उस पत्र का क्या मतलब रह जाएगा। तो ये कह रहा है कि कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, तो आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। ऐसी भाषा शैली नहीं होनी चाहिए जो हमें पहचान में ही ना आए, तो वो है हमारा ब, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। तो बाकी हमारे तीनों सही हैं, तो ब हमारा क्या है? सही ऑप्शन होगा। ठीक है, पूछ रहा है नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ब जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि जो शासकीय पत्र लिखा जाता है इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो वो कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखा जाता है। अब बताइए, ये आप अ पढ़िए, जैसे अ कह रहा है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बात सही है कि कोई पत्र है उस पत्र के ऊपर क्या लिखते हैं? पहले पत्र संख्या लिखते हैं, यानी क्रमांक लिखते हैं। दूसरा कह रहा है पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, यही ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों, कि पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये गलत है। और तीसरा कह रहा है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, तो पत्र के बाईं ओर सेवा में न लिख करके दाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। हाँ, ये भी सही है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है दोस्तों, ये भी सही है कि जब हम बावें से स्टार्ट करते हैं लिखना तो वहाँ से हम सेवा में लिखते हैं, और संबोधन में महोदय बाएँ में लिखते हैं, ये भी सही है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पत्र सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये भी सही है। और पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखते हैं, ये भी सही है। संबोधन में महोदय बाईं ओर लिखते हैं, ये भी सही है। तो जो हमारा ब है, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन है, वो हमारा गलत है कि जो तारीख होता है वो ऊपर न लिख करके नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, तो ये हमारा सही होगा, यानी पत्र संख्या ऊपर में तारीख लिखी जाती है, यह कथन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? परिपत्र कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, परिपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था नागपुर में हुआ था दोस्तों। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। और ये अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राज्य भाषा विभाग से संबंधित है। क्या है? गृह मंत्रालय के राज्य भाषा विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुरती से आशय है ध्यान। क्या है? ध्यान का मतलब होता है सुरती से आशय होता है ध्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन। क्या है दोस्तों? जीविकोपार्जन होता है। जो प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध होता है, जो क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचन में नहीं होना चाहिए? तो इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचन में नहीं होना चाहिए? तो ईर्ष्या की भावना जो होती है वो समालोचन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा कथन उचित नहीं है, अर्थात सही नहीं है, उसको आपको छांटना है। तो अ कह रहा है, एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। ये सही बात है कि एक भाषा में प्रकट किए गए भाव व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। मान लीजिए अगर कोई हिंदी में इंग्लिश में लिखा है पत्र और उसको हिंदी में हम कन्वर्ट करें तो वो
क्या कहलाएगा, अनुवाद ही कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा तो सही है। बाकी जो दूसरा कह रहा है अनुवाद के लिए किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। अब बताइए, अगर आपको अनुवाद करना है, अगर हम दे दें हिंदी और कहीं से इंग्लिश में अनुवाद कीजिए, तो आप एक भाषा जानकर क्या उसको अनुवाद में कर लेंगे? नहीं ना। तो ये जो हमारा ब ऑप्शन कह रहा है ये हमारा गलत होगा, अर्थात यही सही होगा कि यही हमारा कथन क्या है, उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि अगर हमें किसी भाषा का अनुवाद करना है तो हमें दूसरी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उस भाषा का अनुवाद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, अनपेक्षित व कामकर्तादार्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो किस वर्ग में रखा जाता है दोस्तों? गर्म समाचार। किस वर्ग में? गर्म समाचार। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो कौन सी समिति है दोस्तों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिपोर्ट बनाने के लिए क्या आवश्यक है? रिपोर्ट बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार। क्या आवश्यक है दोस्तों? सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार ही रिपोर्ट बनाने के लिए क्या है? आवश्यक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है दोस्तों? तो वो रिपोर्ट करता है, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? वो समाचार का प्रमुख तत्व क्या होता है दोस्तों? सत्यता व नवीनता। क्या होता है दोस्तों? सत्यता और नवीनता होती है समाचार का प्रमुख तत्व। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है, संचार माध्यमों को अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है भाई, संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। दूसरा कह रहा है, विदेशों के कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहीं की भाषा में प्रसारित किया जाता है। अच्छा, बात सही है। जो विदेशी के कार्यक्रम को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहीं के मतलब उन्हीं के भाषा में प्रेषित किया जाता है। ये भी बात सही है कि उन्हीं के भाषा में जो पत्र भेजे जाएंगे उन्हीं के भाषा में ही प्रेषित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन, विदेशों में जो भारतीय कार्यक्रम को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहीं भाषा में प्रेषित किया जाता है। ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संचार माध्यम में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये तो गलत है भाई। संचार माध्यम में जो अगर एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम मान लीजिए अगर हम विदेश में बात करना है तो एक भाषा, अगर हम हिंदी बोलेंगे, अगर वो इंग्लिश जानता हो हिंदी बोलेंगे तो वो कैसे समझ पाएगा? तो एक भाषा का प्रयोग होना नहीं चाहिए, बाकी सारी भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही नहीं है, अर्थात यही ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, संचार माध्यमों का प्रयोजन क्या है? संचार माध्यमों का प्रयोजन क्या है दोस्तों? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। यही सही है। संचार माध्यमों का जो प्रयोजन होता है वो क्या होता है? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, यानी लोगों तक पहुंचाना ही क्या होता है? संचार माध्यमों का प्रयोजन होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, वो PDF बनाने में वो कट गया ऑप्शन, नहीं तो वो हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान दर्शक एक है, ज्ञान दर्शक है वो क्या है दोस्तों? शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा। क्या है? शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानवाणी एक है, ज्ञानवाणी क्या है एक दोस्तों? FM रेडियो चैनल। ज्ञानवाणी एक क्या है? FM रेडियो चैनल। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप से प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? ये रेडियो चैनल है जो हम पहले जब हमारा टेलीविज़न नहीं था तो हम लोग रेडियो सुनते थे, वो एक उसमें चैनल आता था ज्ञानवाणी रेडियो चैनल। तो वही कह रहा है कि जो ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप से प्रसारण कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 7 जुलाई 2003 को ही इसका प्रसारण हुआ था, याद रखिएगा 7 जुलाई 2003। ज्ञानवाणी केंद्र का प्रसारण सीमा होती है 60 किलोमीटर की जो सीमा होती है, यानी कि रेंज होता है वो क्या होता है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के एरिया में यह प्रसारण किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानवाणी का प्रसारण प्रतिदिन होता है 16 घंटा। इसका जो प्रसारण होता है वो कितने घंटे होते हैं? तो 16 घंटे। याद रखिएगा दोस्तों 16 घंटे। ज्ञान दर्शक द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान दर्शक द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? एकलव्य। याद रखिएगा दोस्तों, एकलव्य है वो क्या है? ज्ञान दर्शन का द्वितीय नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में ज्ञान दर्शक कार्यक्रम को किसके साथ अपलिंकिंग किया गया है, अर्थात जोड़ा गया है? तो जडसन 10 किसके साथ? जडसन 10 के साथ उसको जोड़ा गया है। शैक्षिक TV चैनल है ज्ञान दर्शन। शैक्षिक TV चैनल क्या है? ज्ञान दर्शन ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं।
जो वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट्स को खोलते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है नेट बैंकों की बैठक, नहीं। नेट प्रैक्टिस, ये भी नहीं होता है। विदेशों के साथ सदा व्यवहार, ये भी नहीं होता है। ये भी नहीं। इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। जैसे इस समय का जो मॉडर्न टाइम है, इस समय हम लोग इंटरनेट बैंकिंग काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट के जरिए जो हम बैंकिंग करते हैं उसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी इस समय का है वो क्या है? इंटरनेट के द्वारा जो कनेक्टिविटी है उसी वही क्या है? इंटरनेट के द्वारा कनेक्टिविटी का उदाहरण ही क्या है? निम्नलिखित में से इंटरनेट ही कनेक्टिविटी का उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय, ठीक है, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु बारे में बता देती है। अर्थात अगर हम कोई ईमेल भेजते हैं तो वो जो सब्जेक्ट विषय होता है वही लाइन ही क्या? पूरे संदेश की विषय वस्तु को बता देती है। जैसे अगर हम कोई पत्र भी लिखते हैं किसी को, तो जैसे हम कहीं स्कूल वगैरह में पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि फ़ला नाम से, मान लीजिए पत्र लिख दिया कि महोदय सर नेम ये वगैरह, मतलब स्कूल का नाम लिख दिया, और उसके बाद से लिखेंगे महोदय, ठीक है। अब और पहले उसके बाद स्कूल का एड्रेस लिख के उसके बाद विषय, बीच में विषय लिखते हैं। विषय में लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो वो विषय लिखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रातःकाल से ये क्या कहते हैं? अवकाश पत्र। तो अवकाश से ही पता चल जाएगा कि इस पत्र में क्या कहा गया है, अवकाश लेने के बारे में पत्र लिखा गया। अवकाश मतलब छुट्टी लेने के बारे में। तो सब्जेक्ट लाइन को ही पढ़ के क्या किया जाता है? विषय वस्तु को, वस्तु के बारे में आदमी जान जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मॉडेम ऐसा डिवाइस है जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट के लिए किया जाता है। तो जो मॉडेम होता है उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे जोड़ा जा सकता है? तो वो है इंटरनेट। तो वो कौन सा पद है जो केवल नेटवर्क का कनेक्शन ही जोड़ा जा सकता है? तो वो है इंटरनेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? जो अनसॉलिसिटेड ईमेल होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्क्स ऑफ लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, ठीक है। जो वेब पेज का कोड लिखा जाता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज का प्रयोग करके लिखा जाता है, याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज का प्रयोग करके लिखा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है, यह एनिमेशन प्रोवाइडेड करते हैं, उन्हें फ्लैश क्या कहते हैं? फ्लैश, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको ऐसा किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसा किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम जिसे इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। अब आपको बताना है, जो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाई, तो वो क्या होना है? भारतीय जनता पार्टी। जो इस समय की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अर्थात बीजेपी जो है, वो इस समय अपना क्या बनाई है? यही एक राजनीतिक में जो पार्टी है जो अपना क्या है? अपने खुद का एक वेबसाइट बनाई है, सर्वप्रथम बनाई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? इस सिक्किम है। कौन सा है? वो सिक्किम है, भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट इसमें से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कह रहा है 1 and B, हाँ, एटा, और दूसरा इंटरनेट NIC, BSNL, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इंटरनेट इनमें से किसी के द्वारा नहीं चलाया जाता है, तो हमारा नॉन ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, तो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, तो वह कौन सा डिवाइस होता है? तो गेटवे डिवाइस वो होता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को क्या करता है? जोड़ता है, तो गेटवे। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट समूह है, तो वो वेब बेसिस या HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्पैम निम्नलिखित में से किसके हित है? स्पैम निम्नलिखित में से किसके हित है? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल के। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है,
जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन ही है, अगर हम उसे इंटरनेट से जोड़ते हैं तो किसके द्वारा जोड़ते हैं, तो ब्राउज़र। जैसे हम कोई भी अगर सर्च करना रहता है, कोई भी चीज़ सर्च करना रहता है, तो कहते हैं कोई भी ब्राउज़र ऑन करते हैं और उसको क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, ब्राउज़र जो होता है वो हमारा सीधे इंटरनेट से जोड़ देता है, यानी हमारे मोबाइल फ़ोन को या कंप्यूटर को या लैपटॉप को क्या करता है, इंटरनेट से जोड़ देता है। तो कोई भी ब्राउज़र ऑन कर लेते हैं, जैसे हम गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउज़र ऑन करके और कोई भी जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो इंटरनेट को किस से जोड़ा जाता है, तो ब्राउज़र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 15 अगस्त 1995। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त तो याद ही रहेंगे, ईस्वी भी याद रखिएगा 1995। ठीक है, 15 अगस्त 1995। ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएंगे दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए और मैं पूरा डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ कि ताकि आपको वो क्वेश्चन भूले ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदी और बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस राह से करते हैं? तो ई कॉमर्स माध्यम से। ई कॉमर्स माध्यम से अर्थात इंटरनेट कॉमर्स के माध्यम से वह लोग क्या करते हैं, एक दूसरे मतलब वस्तुओं को एवं सेवाओं को खरीदी और बिक्री लेन देन का कार्य करते हैं। जैसे अब इस समय देखिए ऑनलाइन ही शेयर बेच दिए जाते हैं और खरीद लिए जाते हैं। तो ये सब दूर देश मतलब बैठे व्यक्ति अपने इंटरनेट के द्वारा ही यह सब कार्य कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किस द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? तो जो भारत में इंटरनेट है वो किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? तो अ और ब दोनों द्वारा हो रही हैं। जैसे वो कह रहा है VSNC और MTNC। ठीक है दोस्तों, VSNC और MTNC। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल। ठीक है, ईमेल, ई का फुल फॉर्म आपको बताना है कि पूरा मतलब मेल तो मेल ही होता है। तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात जो किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से भेजा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? सूचना राजपथ कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? सूचना राजपथ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो है प्रकाश भंडार। यही हमारा क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाषिकी नहीं है? तो है पिनाक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो आप ऑप्शन पढ़कर ही जान जाएंगे कि वो इंटरनेट से संबंधित वस्तु नहीं है, यानी पद नहीं है। जैसे अ कह रहा है ब्राउज़र, तो ब्राउज़र है वो इंटरनेट से संबंधित है, क्योंकि हम ब्राउज़र पे किसी चीज़ को सर्च करते हैं। लिंक जो होता है वो इंटरनेट से संबंधित है, किसी लिंक पर हम क्लिक करके उस वेबसाइट को खोलते हैं। ठीक है, सर्च इंजन जो होता है वो सर्च बॉक्स होता है जिसमें हम अपने क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को उसमें सर्च करते हैं, जो हमें वो डिस्क्राइब करके बताता है। तो ये सारे जो तीनों हैं वो इंटरनेट से संबंधित तो हैं, जैसे ब्राउज़र हो गया, लिंक हो गया और सर्च इंजन हो गया। और ये प्रिंटर जो है वही इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। प्रिंटर तो बाहर होता है, जो आउटपुट देता है हमको, कोई पेपर वगैरह हमें निकालना होता है तो वो निकाल देता है। तो प्रिंटर वो इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। क्या है? प्रिंटर जो है वो इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 13 तारीख के एग्जाम में हिंदी में आएंगे। 105 कोर्स कोड 105 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं में से जो 40 क्वेश्चन आएंगे, आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय